प्यारे छात्रों, शुभ संध्या। आज हम भूगोल विषय में कक्षा 12वीं के पाठ 2 विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमारा पहला जो सीखने का उद्देश्य है वो है पहले इस पाठ में आने वाले मुख्य तकनीकी शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना। तो जनसंख्या पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या। तो जनसंख्या शब्द का मीनिंग जो है यहाँ पर हमें समझना है। पहले जनसंख्या कहते कैसे हैं। जनसंख्या मनुष्यों की वह संख्या है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या राजनीतिक सीमा में लंबे समय तक रहती है, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। मनुष्यों की वह बड़ी संख्या जो किसी भौगोलिक परिवेश में, भौगोलिक प्रदेश में या राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा भाग जिसकी अपनी राजनीतिक सीमाएं हैं, ऐसे देश है, राज्य है, उसमें रहती है, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। लोगों की संख्या को ये भौगोलिक परिवेश में और राजनीतिक बाउंड्री में रहती है, लंबे समय तक के लिए उसे हम जनसंख्या कहते हैं। अगला हमारा जो तकनीकी शब्द है वह है जन्म दर। एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं, जिसे प्रति हजार पर व्यक्त करते हैं। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। जन्म दर कुल जन्म बटे कुल जनसंख्या गुणा हजार। कुल जन्म हुए, उदाहरण के लिए एक जनसंख्या पर एक वर्ष में 2000, जनसंख्या है 1,00,000, तो हम इसे प्रति हजार पे व्यक्त करने के लिए कैसे करेंगे? गुणा 1000। 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दिए, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया हमें पास संख्या 1000 बटे 50। 1000 बटे 50 का मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 20, तो 20 बच्चों का जन्म हुआ प्रति हजार जनसंख्या पर। तो ऐसे जन्म दर में कुल जन्म यानी कुल शिशुओं का जन्म जो हुआ एक वर्ष में और कुल जनसंख्या पर हमने समझने के लिए समझाया कि 2000 बच्चे पैदा हुए, जनसंख्या थी 1,00,000, ठीक है, गुणा 1000, तो कितना आया डिवाइड करने के बाद 20 बटे 1000 बटे 50, तो 20 प्रति हजार। ऐसे हम जन्म दर की गणना करते हैं। यानी कि जन्म दर को हम कहेंगे कि कुल जन्म होते हैं, कुल शिशुओं का जन्म कुल बटे कुल जनसंख्या पर जो एक वर्ष में जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें हम जन्म दर कहते हैं, जिसे हम प्रति हजार पर व्यक्त करते हैं। वो कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया। अगला हमारा है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी एक वर्ष की अवधि में जो मृत्युआं हो जाती हैं किसी भी कारण से, ओल्ड एज, बीमारी, दुर्घटना आदि, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। उसे भी हम प्रति हजार पर ही व्यक्त करते हैं। इसमें यहाँ पर बस कुल मृत्यु दर हो जाएगी। कुल जनसंख्या, मरने वालों की संख्या मान लो 1000 है, कितनी 1,00,000 की पॉपुलेशन है किसी क्षेत्र की,
तो हमें इसे 1000 पे ही व्यक्त करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 10 लोगों की मृत्यु हो गई एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या पर। ऐसे हम इसकी गणना कर लेते हैं। तो मृत्यु दर, कुल मौत एक वर्ष की अवधि में, इसे मृत्यु दर कहते हैं, जिससे कि हम 1000 पर व्यक्त करते हैं। 1000 प्रति 1000 पर किसी आबादी में मरने वाले लोगों की संख्या एक वर्ष में मृत्यु दर कहलाती है। अगला हमारा जो तकनीकी शब्द है वो है जनघनत्व। जनता का घनत्व, जनता कितनी घनी बसी हुई है, इसे जनघनत्व बोलते हैं। तो जनघनत्व को निकालने का जो हमारा सूत्र है, फार्मूला है, उसे हम ऐसे व्यक्त करते हैं प्यारे छात्रों। जनघनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या, जो भी परिवेश है, जो भी क्षेत्र है, जहाँ राजनीतिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। माना आपने कि कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष की, किसी खास एरिया की, भौगोलिक क्षेत्र की 1 लाख है, और उसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल जनघनत्व हम निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जनघनत्व आया 100। इसका मतलब हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर में 100/1 आया ना, तो 1 वर्ग किलोमीटर में 100 आदमी रहते हैं। तो कुल जनसंख्या से किसी भी देश की, उसके देश का कुल क्षेत्रफल भाग करने पर, या उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल भाग से हम भाग दे दें कुल जनसंख्या को, तो जनघनत्व आ जाता है। इसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, कितने मनुष्य रहते हैं। तो यहाँ पर आया 1 वर्ग किलोमीटर में 100 व्यक्ति रहते हैं। ऐसे हम जनघनत्व को आंकते हैं, निकालते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली औसत जनसंख्या को जनघनत्व कहा जाता है। अब एक अगला टर्म है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व हम किसे कहते हैं? टोटल जो क्षेत्रफल है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का, उसके सारे क्षेत्र पर हम कृषि नहीं करते। वहाँ की जनसंख्या हर किसी, कहीं पर सड़कें भी हैं, परिवहन के साधन भी हैं, कहीं पर बिल्डिंग भी हैं, अनेक पर्पस से, क्या है वो, चिकित्सा के लिए हों, से शिक्षा के लिए हों, चाहे रहने के लिए हों। और साथ ही कुछ एरिया कृषि लायक होता भी नहीं है, कहीं पर पथरीला है, कहीं बंजर है, कहीं पर रेतीला है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है। तो कुल कायिक घनत्व का मतलब हुआ कि कायिक घनत्व मीन्स कुल जो क्षेत्रफल है कृषि के योग्य है, उससे हम वहाँ की कुल जनसंख्या को जो भाग दे देते हैं, तो हमें प्रति व्यक्ति, प्रति पर्सन, पर पर्सन, प्रति व्यक्ति कितनी खेती योग्य भूमि उपलब्ध है हर आदमी के लिए, उससे हम बोलते हैं कायिक घनत्व। यानी कि कुल जनसंख्या को हम कुल खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल से भाग दे दें, तो जो हमारे पास क्षेत्रफल आएगा वो ये दर्शाएगा कि एक व्यक्ति के पास उस क्षेत्र विशेष में कितना कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। ये चीन में है 0.5 हेक्टेयर मात्र, भारत में है 1.5 हेक्टेयर, और अमेरिका में ही है 15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कायिक घनत्व समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला जो हमारा अंतिम इसमें तकनीकी शब्द हमें समझना है वो है प्रवास। प्रवास में आपने देखा है, अपने शहर में भी देखा है, अपने देश में भी देखते हैं आप, बहुत से लोग लंबे समय के लिए शिक्षा प्राप्ति करने के लिए, चिकित्सा लाभ लेने के लिए, और मुख्य रूप से रोज़गार की तलाश में, रोज़गार प्राप्त करने के लिए एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान पर जाते हैं। गाँव से शहर की ओर जाते हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर जाते हैं, विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर जाते हैं, और लंबे समय तक वहाँ पर रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं
मानवीय प्रवास। इस शब्द को क्या कहते हैं? प्रवास। लंबे समय के लिए मनुष्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो कहलाता है प्रवास। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज का, वो हमें समझना है कि विश्व में जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बसी हुई है, कहाँ पर जनसंख्या कम है, कहाँ बहुत कम है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे छात्रों, विश्व में जनसंख्या घनत्व को समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांट रखा है। ऐसे क्षेत्र जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र जहाँ जनसंख्या ना ज़्यादा ना कम है, और निम्न जनघनत्व वाले क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो इसे हम एक मानचित्र के सहायता से समझेंगे कि कहाँ पर जनसंख्या कम है और कहाँ पर ज़्यादा है। तो इसे हम देख लेते हैं सेटलेस में। ये आपको दिखाई दे रहा है, विश्व मानचित्र है। इस विश्व मानचित्र में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जो हैं दक्षिणी एशिया के जो मुख्य रूप से देश हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और चीन का पूर्वी हिस्सा, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा, ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आता है दुनिया के। उसके बाद जो आता है अफ्रीका महाद्वीप में, देखिए तो एशिया महाद्वीप में था। अफ्रीका महाद्वीप में देख लेते हैं हम। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी का जो डेल्टा है, नील नदी का तटवर्ती एरिया है इजिप्ट में और सूडान में, यहाँ पर इसके तट के साथ साथ, और इजिप्ट में मिस्र में इसकी राजधानी काहिरा है, उत्तरी अफ्रीका की एक देश है। ये घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसके बाद आपका आता है, देखेंगे आप, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का ये क्षेत्र है। ये पूर्वी हिस्सा है दक्षिण अमेरिका का, मध्य पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर ये अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, ह्यूस्टन, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। इनके आसपास का एरिया यानी कि उत्तरी पूर्वी हिस्सा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का घना बसा हुआ है। उसके बाद है पश्चिमी यूरोप में इंग्लैंड बहुत घना बसा हुआ देश है, और पश्चिमी यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल घने बसे हुए क्षेत्र हैं। ये दुनिया के घने बसे हुए क्षेत्रों में हैं। इसके बाद आता है प्यारे छात्रों मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र दुनिया के, जहाँ घनत्व, जनसंख्या घनत्व मध्यम है। वो आपका है, यूरोप से स्टार्ट करते हैं पहले, मध्य यूरोप और ये दक्षिण यूरोप। इनका जनघनत्व क्या है? मध्यम है। मध्यम से मतलब यहाँ पर है 50 वर्ग किलोमीटर, 50 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उच्च घनत्व से मतलब था, जो पहले बताया था मैंने, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पेरिस के घास के मैदान है, इधर रॉकी पर्वतमाला है, और इधर एक पर्वतमाला है अल्पेशियन आइलैंड्स पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर रॉकी पर्वतमाला है। इसके बीच का एरिया कहलाता है पेरिस के घास के मैदान। ये बसे हुए हैं, मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। और तटवर्ती एरिया जो हैं दक्षिणी अमेरिका के, ये ब्राज़ील से लेके और चिली तक ये मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, पूर्वी का एरिया है, जहाँ मैं आपसे पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये आपका मध्यम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। और अफ्रीका के जो पूर्वी हिस्से हैं और दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका देश है, और ये पूर्वी हिस्से हैं, तटवर्ती एरिया हैं ये। और ये मोरक्को है, नॉर्थ में कंट्री है, और ये इधर ये एक कंट्री है नाइजर है एक तो यहाँ पर। और ये यहाँ पर जनसंख्या के पश्चिमी तट पर जो है अफ्रीका के, यहाँ मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। जापान एशिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है।
अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जो हैं वो है आपका उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और ये मध्य अफ्रीका, जहाँ पर कांगो है, यहाँ पर अमेजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक ज़्यादा बारिश होती है। ये मध्य अफ्रीका, ये कम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, अति निम्न जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। और उसके बाद आता है पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और चीन का पश्चिमी भाग, रूस का पूर्वी एरिया कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसके ऊपर का एरिया, ये निम्न जनसंख्या वाला प्रदेश है। और कनाडा का पूरा उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड द्वीप, ये सब अति निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इधर ब्राज़ील का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी और मध्य वाला हिस्सा, जहाँ पर अमेजन के जंगल हैं, अमेजन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय